गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। खाला जान, या सब खैरियत है? आप बताएं खाला जान ठीक है, आप खैरियत से हैं? ईद कैसे मना रहे हैं आप, मुझे ये बताएं। बकरा ज़िबा किया होगा ना आपने तो वहाँ पे? अरे वाह वाह वाह। खालू जी आप मुझे बताओ, आपने हम सब के लिए और मेरे कार वालों के लिए, सबके लिए दुआ की थी ना? मैंने आपसे कहा था स्पेशल दुआ करनी है आपने। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आपने ना तबरुक लेकर आना याद से। हाँ ठीक है ठीक है। और हाँ मैंने ना चांद रात की तैयारियां कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अब आज जितने भी आपके जान पे जानू सबको मैं इधर से ईद मुबारक कहना, ठीक है? ओके जी सलाम जी सलाम। बिजली ईद कल है, आज नहीं है। किसको तुम विश कर रही हो, क्या कर रही हो? बिजली ईद कल, ईद कल, अभी से ईद मुबारक। मैं बताती हूँ। हाँ। एक मिनट, आप लोग दोनों कंफ्यूज हो रही हैं। कल है। हाँ। बजी आज है, आज वहाँ पे सऊदीया में ईद है। अच्छा जी। हाँ। मेरे खाला खालू जो है ना वो हाँ। गए हैं हज करने वहाँ पे, और वहाँ पे वो ईद मना रहे हैं, वहाँ पे वो कुर्बानी कर रहे हैं और उन्होंने साहब के लिए दुआएं की हैं और आप लोगों को भी दुआ में याद रखा था उन्होंने। और दूसरा ये कि आज यहाँ पे चांद रात है, कल हमारे यहाँ। अच्छा अब हम समझ आए कि तुम उनसे बात करें। चलो फिर तो ठीक है, फिर तरीके से कोई दोबारा पता नहीं क्या है, मेरे कभी ईद हुई नहीं है, आने तो दो। आपने तो बकरा ज़िबा किया होगा, अभी बकरा बड़ा इंटरेस्ट है। वाह बिजली, वैसे चांद रात पे ना मेरे प्लान जो है ना वो पता है क्या है, मजे के पता क्या है? काफ़ी तकरीबन 2-3 दिनों से, चांद रात से 2-3 दिनों पहले से मैंने बहुत सारे मसाले बना के रखे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे से जो चीज़ें आएंगी और हम मसाला लगाएंगे, ये मेरे प्लान है। तुम दोनों अपने बताओ, बिजली तुम्हारे क्या प्लान है, आज क्या क्या कहती हो? बाजी मैं तो आज सीधा जाके सब्जी पकाना शुरू करूंगी। मुझे पता है कि ना गोश्त नहीं खाया जाता, गोश्त होगा। दूसरा ये कि ना फिर रात में मेहंदियाँ लगाएंगे, तैयारियां शेयर, कमरे साफ करेंगे, क्योंकि वो सहन वहन साफ करना है। तो जब गोश्त आएगा तो उसके हिस्से बनाने, और फ्रीजर खाली कर दिया, उसमें हड्डियां हम रखेंगे और गोश्त सब लोगों को बांट देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ईद सिर्फ गोश्त ही के लिए होता है, मतलब इसकी असल एसेंस जो है या उसका जो मकसद है वो लोग भूल जाते हैं, और गोश्त में ज्यादा ध्यान होता है कि किससे घर क्या जा रहा है, कौन सा पीस हमें आया है, कहाँ से हम इसको कितना देंगे, कितना बचाएंगे। बिल्कुल भाई ये ईद कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा कुर्बानी हमने भी की है, कुर्बानी आपने भी की है। अरे क्या चांद मुबारक हो, ईद मुबारक हो और बकरा मुबारक भी हो। बकरा मुबारक। नसीब मेरी बात तो सुन, थोड़ी सी शॉक में हूँ, हिली हुई थोड़ी। मैं अभी इस वक्त ईद के मूड में आ गया हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की पहली कुर्बानी का जानवर लिया है, अपने पैसों से लिया है। आज इतना खुश हूँ, पहली बार जिंदगी। अब सारे वो आ रहे पेशावर से, मेरे अम्मी अबू आ रहे इधर, और उन्होंने कहा तुमने सारा कुछ खुद करना है। सारा कुछ नसीब खान ने खुद किया। मंडी गए, बकरे के दांत देखे, कान देखे, पूरा उसका जिस्म देखे, और फिर सबसे अच्छा वाला लिए। एक मिनट, तो क्या जब हम लोग बकरा गाय से पल करने के लिए लेके जाते हैं लोगों को, तो क्या दूसरे लोगों को लेके जाते हैं? बिजली तुम क्यों उदास होती हो, हर बात पे कंपटीशन क्यों बना लेती हो? आज मेरा दिन नहीं यार, मैंने पहली बार लिया। एक बात सुन ले, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ, उसका ख्याल रखना है, उसे प्यार करना है, उसको तंग नहीं करना है, उसको खाना देना है, उसको। मैं तो सोया ही नहीं, मैं पूरी रात वो मेरे कमरे में साथ सोई, मेरे साथ बचा। मतलब कि ज़्यादा हो गया थोड़ा। मुझे डर था, मैंने पहली बार ली है, मुझे डर था कि कहीं वो उसको रात काट के रस ले ना जाए। अच्छा तो क्या मैंने कहा वो मेरे कमरे में ही होगी बस। अकेले हो तो मैनेज कर सकते हो, मैं समझी तुम्हें एसी वेसी में छोड़ाना है। हाँ तो एसी साथ ही है ना, सब कुछ साथ है बस। अब वो अब तब तक मेरे साथ, कल सुबह तक इंशाल्लाह उसका साथ है। अभी यहाँ से मैंने घर जाना है, उसको खाना खिलाना है, उससे बातें करनी है, उसको गाने सुनाने हैं, और उसे कहना कि मेरी जो कुर्बानी है वो अल्लाह ताला कबूल करे। अकेले हो तो मैनेज कैसे करोगे सारा? मसला पता किधर आ रहे हैं, अभी तक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ कोशिश है वहाँ पे, लेकिन मसला ये, सुन तो लो बिजली, मेरी बात तुम कर लो। अभी मेरे जज्बात बहुत ऊंचे हुए हैं। अब मसला ये कि अब कसाई नहीं मिलता। लो जी ये बुकड है, वो बुकड है, नहीं कोई नंबर कोई भी नहीं आ रहा, और फिर ऊपर से पैसे भी इतने मांग रहे हैं, और आमतौर पर कहाँ इतने वो पैसे मांगते हैं। इसीलिए तो अब वो जो तुम कह रही थी ना कि
हम हर साल करते हैं। आप एक मेहरबानी करो, जब आपके वहाँ वो फारिग हो जाए ना कसाई, उसको मेरे पास भेज देना। मैं इसलिए तुझे टोक रही थी, मैं तुझे यही कह रही थी कि तू एक काम कर। बाजी आयशा ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, तू अपना बकरा ना मेरे कार पे लिया, वहीं पे तेरा बकरा भी ज़िबा हो जाएगा, वहीं पे बहुत गरीब लोग भी रहते हैं, वहाँ तू बांट भी देगा, तुझे नेकी भी करने को मिल जाएगी। और दूसरा ये कि लेकिन सही कह रहा ना, कसाई भी तो सही मिले। नहीं, लेकिन अब सुबह अब मेरी गाड़ी में वो नहीं आएगी ना पूरी, अब वो गाड़ी नहीं मिल रही मुझे। तो हम करा देंगे ना, टेंशन ना ले। हमारे जो आइडिया अच्छा है, देखते हैं क्या करना है। कौन सा पीएम हाउस है ना, ठीक है, तुम उसको बोलो सुबह 9:30 बजे पे मैं आ जाऊंगा, 13वां नंबर है तुम्हारा, ठीक है। अबे फोन कट जाता है, फिर फोन बजना जुगाड़ो है। तुमने अपना होलिया क्या बनाया है और ये छुरी है? भाई क्या हाल है? सबको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की, कल की कारोबार चमक रही है मेरा। कौन सा चमक रहा है? तू तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिशियन का काम करता, तो तू कसौड़ा बन गया। कसाई निकलता है। पूरा मुंह से देखो, बात सुनो, बात बंदा करता है, तरीके से करता है, पूरा अल्फाज बोलता है। बोलो मौसमी कसाई। मौसमी कसाई। मौसमी कसाई। भाई रात को 2 दिन पहले हमें पता चला बिजनेस आने वाला है, हमने खोला यूट्यूब, सारी वीडियोस देख ली और हमने बोल दिया भाई जुगाड़ू मौसमी कसाई। यकीन जो ना लाइन लगी पड़ी है, सुबह 9:30 बजे का 13वां नंबर की बुकिंग की है मैंने, 13,500 रुपए ले रहा हूँ और मोबाइल भी मांग रहा हूँ। मेरा मोबाइल हो गया पुराना। लेकिन जुगाड़ू ये कसाई बन गए हो आप कल के लिए, परसों के लिए। लेकिन कसाई जो ज़िबा करना होता है ना जानवर को, उसी में कोई जुगाड़ नहीं चाहिए होता, वैसे हमें वो प्रॉपर तरीके से करना होता है। अरे पिलो पे आते हैं ना, देखो नई छुरियां पकड़ी है, मैं यूं करके छुरी मारूंगा, गर्दन नीचे पूरी खाले वाले सबर जाएंगी, बोटी अलग पाए अलग। भाई बकरा ऐसे कटता है, 10 मिनट लगता है। बोल रहा हूँ ना, 9:30 बजे की 13वां बुकिंग ली है मैंने। 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट बाजी, मैं अभी आपको कह रही हूँ, आप जुगाड़ ना कीजिएगा, आप अपना कसाई बताइएगा। भाई हम तो आपके पास आए इसलिए, तो मेरी पहली जगह, पहले आके बिस्मिल्लाह तो यहीं से करूंगा ना मैं। नहीं, यार देख, मेरा भी पहला बकरा है। अरे मुबारक हो, पहली बार मुबारक हो भाई। मेरे साथ तूने मेरे पे ये करना है मेरे लिए, ठीक है? अभी तो मैंने तुमसे कहा कि सही कसाई हो। वो पैसे बहुत मांग रहे, मिल भी कोई नहीं रहा। नसीब खान देखिए, आपने बहुत सारा पैसे खर्च किए, जानवर खरीदा, अब आप उसको खाना खिला रहे हैं, अपना टाइम, अपने पैसे, अपनी एनर्जी जो है वो उस पे सर्व कर रहे हैं। अब अगर जानवर को तकलीफ हो या वो गलत तरीके से ज़िबा हो तो आपकी सारी मेहनत। आप पहले काम चेक करो ना, एक मिनट, आप पहले काम चेक करो ना, बकरा लाओ, मैं अच्छी तरह नहीं काटूं तो फिर मसला नहीं। अगले साल नहीं बुलाना आप मेरे को। कह रहे बकरा लाना, मैं कहा नसीब खान जाओ। एक काम कर, हलाल जानवर काटता हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ। नहीं मेरी बात सुन, तू दरख्त लेके बैठ, और दरख्त अगर सही तूने काट दिया ना तो मैं मान जाऊंगी तू हमें ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, आज बहुत कुछ हो गया है। मैं मुनासिब पैसों में बकरी ले ली है नसीब खान ने, भाई मार्केट से आधे दे दियो तू मुझे। ये जुगाड़ू कुछ और कसाई बन गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सही तरीका कार होता है, कुछ लोगों को बुलाती हूँ जो समझा सके। ब्रेक लेते हैं प्लीज। हाँ नहीं, मौसमी कसाई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं नसीब खान और जुगाड़ू के बीच में। वेलकम बैक। भाई मेरे क्या भाई 100 में कर दे। 100 रुपए में अपना जुगाड़ू है, ये कौन सा कसाई है? जुगाड़ू मेरा जुगाड़ू, मैंने भी तो काम कर देखना, नई छुरियां प्रोटेक्टिंग में आई है, देखो लिखा हुआ क्या है उसके ऊपर। जुगाड़ू बातें ना कर, खुद ही आके तूने बोला मौसमी कसाई है तू। तो मौसमी कसाई है तो मौसमी ज्यादा लेते हैं, मौका एक बार मिलता है ना यार, हर साल थोड़ी हम जानवर काटते हैं। भाई देख ले, छोड़ दे बस, 100 में कर ले। मेरा भाई है ना, मैं उसमें से एक हिस्सा भी ले ली तू यार, बस छोड़ दे। अब क्या चाहते हो? मैं क्या करूं, हर जगह एक हिस्सा लेके आ रहा हूं, इतना गोश्त खा रहा हूं, बड़े वाला फ्रिज भी तो होना चाहिए, इसके लिए पैसे चाहिए नहीं चाहिए मेरे को? तेरे को बोल रहा हूं, मेरी बात सुन ले, तू अपना भाई है, दोस्त है, मैं बाकी 13 ले लूं, तू मुझे 12.5 दे दियो, 500 रुपए छोड़ लूं, टैक्सी तू भेज देना, खत्म कर। और नहीं, मेरे पास नहीं है ये सारा कुछ यार, मैंने इतनी मुश्किलों से पहला अपना जानवर लिया है। बाकी लोग मुझे मोबाइल दे रहे हैं, कोई गाड़ी की चाबी दे रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, अच्छा देखो। अच्छा बाद में आयशा प्लीज, आयशा प्लीज रेसिपी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी अगर जैसे कोई कसाई वगैरह जब ढूंढते हैं लोग, कभी दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, आई थिंक वो मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर है जो मैंने अनुचु ने हम लोगों ने सबने प्लान करके पहले से बुक कराएं, बेशक 15 दिन 30 दिन पहले से। आपको पता है बकरा ईद आने के बजाय इसके कि आप अपने जानवर को एक तकलीफ से गुजारें और किसी ऐसे इंसान से ज़िबा करवाएं, या फिर अगर आपको अच्छा कसाई पहले दिन नहीं मिल रहा, वो बिजी है, तो दूसरा दिन तीसरा दिन इसीलिए है कि मैनेज करें ठीक से हो। बाकी वो जो पुराने होते हैं ना, जो कसाई जो आपके पुराने लगे हुए हों, उन्हीं से करवाएं अपना कुर्बानी। ऐसे एक गोभी का ऑफर आया था, तुम वही बना रही हो? हाँ, बाय द वे, जैसे अब कल से जो हम गोश्त खाना स्टार्ट करेंगे, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, कलेजी और फिर इसके अलावा बाकी सारी निहारियाँ, ये सारी चीजें बिल्कुल। और 1-2 दिन बाद
बस हो जाती है। 1-2 दिन बाद आपको रियलाइज होता है कि आपने इतना गोश्त खा लिया है कि आपको किसी सब्जी की जरूरत है, भाजी दाल है ना, दाल सब्जी, फिर वो चीज़ें अच्छी लग रही होती है। तो मैं हमेशा ये करती हूँ बिजली, और जितने भी जैसे आप लोग कुछ अगर बना के किसी के घर भेजना चाहते हैं, कोई दावत करना चाहते हैं, तो ट्राई ये करें कि बीफ की, मटन की जो भी रेसिपी आपने रखनी है वो ज़रूर रखें, लेकिन साथ में कोई अच्छी सी जल्दी बनने वाली वेजिटेबल भी रखें। सो इसलिए आज हम बना रहे हैं तंदूरी गोभी, झटपट मज़े की, और एक अच्छा एडिशन होगा। गोश्त खा रहे हैं, ठीक है, आयरन है, प्रोटीन है, वेरी गुड, लेकिन इससे आपको मिलेगा बहुत सारा फाइबर, सो दैट इज वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। गुड, ओके। तंदूरी गोभी के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले गोभी मैंने ली है तकरीबन एक बड़ा फ्लोरेट ले लिया है, ये तकरीबन है आधा किलो के बराबर, 1 पाव से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके धो के छोटे छोटे इसके फ्लोरेट्स इस तरह से काट के इसको मैंने ब्लांच कर लिया। ब्लांच करने का मतलब होता है कि उबलते हुए पानी में आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए पकाना है। सवाल मेरा ये है कि आपने इसको ब्लांच किया, हाँ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको बॉईल करने से उसका पानी फेंक दो तो आपके उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, या उसकी जो अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल भी अफादियत ख़त्म नहीं होती है। देखो, बॉईल करने में और ब्लांच करने में ये डिफरेंस है। ब्लांच का मतलब है कि आपने फ़ौरन उसको निकाल लिया 1 मिनट के अंदर अंदर, वाइटामिन भी उसमें सारे एज इट इज़ हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक तुमने टेस्ट की बात की, तो गोभी की एक अजीब सी महक जो कुछ लोगों को बुरी लगती है वो इससे निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप इसको चाहें तो बगैर ब्लांच किए भी पका सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट यू वुड एब्सोल्युटली लव इट। अच्छा, दही में अब हम ऐड कर देंगे मसाला, बिकॉज हम बना रहे हैं तंदूरी गोभी, तो ये तंदूरी मसाला फिलहाल मैं ऐड करूंगी भर के 2 खाने के चमचे। ये कोई सा भी पैकेट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें नमक भी है, इसमें सारी तंदूरी गोभी, यू नो एक्चुअली हम लोग इतना गोश्त खाते रहते हैं कि हमें लगता है सिर्फ तंदूरी चिकन नहीं होते दुनिया में, लेकिन अगर आप इंडिया चले जाएं वगैरह, या जहाँ पे लोग वेजिटेरियंस हैं, तो वो हर चीज जो हम मीट में बनाते हैं वो उसको वेजिटेबल्स में ही बना देते हैं। वेजिटेबल्स में बनाते हैं, तंदूरी गोभी तो वही चीज है। नहीं तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? जो जिस चीज के साथ तंदूरी लगा दो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये कि सबसे पहली बात तो है कि उसमें तंदूरी कलर होगा। तंदूरी जो भी चीज बनती है वो थोड़ी सी रेडिश, थोड़ी सी ऑरेंजिश होती है, मसाला, ठीक है, मसाला उसमें तंदूरी होगा। प्लस अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको, घर पे तो तंदूर नहीं होता, कुछ कुछ घरों में होता है, तो आप उसको अवन में बनाएंगे। यूजुअली एक पूरी गोभी को लेके ब्लांच किया जाता है, उस पर आप फोक्स की मदद से उसको हल्का सा जो है वो पोक करते हैं, और उसके बाद फिर सारा मसाला लगा के एक तरफ से पका के फॉइल में उसको लपेट के अच्छी तरह फिर आप उसको अवन में पकाएं। मैडम एक सवाल है। यस मैडम, अगर इसमें हम गोश्त डाल दें, पावल तो डाल सकते हैं, और अगर डाल दें तो फिर क्या खिलाएगी ये डिश? तंदूरी गोश्त, तंदूरी गोभी गोश्त। अच्छा, तंदूरी गोभी गोश्त, और डाल सकते हैं इसमें गोश्त? बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बट आई वुड अगेन से कि इसको एज अ साइड डिश आप रखें, और गोश्त वो जितना खाना है जरूर खाएं, सैलेड भी साथ में खाएं, बट ये भी खाएं। जुगाड़ू क्या कर रहे हो? जुगाड़ू गोभी हो, टेस्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कल से काम इन्होंने ही आना है, इन्होंने भी रोजी रोटी चलानी है। ये बंद हो गई तो क्या? ये भी ले आए हो, उसको तेज करने के लिए भी ले आए हो। भाई पूरा दिन तेज होंगी, कल कितना चलना है पता है? माशाल्लाह से 29 की बुकिंग आ गई मुझे। 29 गाय यूं करके गिराऊंगा मैं कल, वो भी 12 बजे से पहले। अच्छा, तुमने कौन कौन सी वीडियोस देखी? क्या क्या काटना है तुमने कल? भाई ये दादा वीडियो नहीं देखी, वीडियो देख के सर में दर्द ज्यादा। एक ही देखी, गिराओ छुरी फेर दो, मस्त है। बाजारों में ऐसे कौन लोग हैं तुमसे बुकिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं? भाई भर के कराए, लाइन लगी, अभी बाहर भी 4 बंदे खड़े मिले, मैं अंदर सो के आ रहा हूँ पहले। अच्छा, फिरोजा की कॉल आ गई है, सखर से जल्दी से कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं अनुषे? थोड़ी सी डरी हुई हूँ आज, क्योंकि वो जुगाड़ू जो है वो कसाई बनने जा रहे हैं, मौसमी कसाई, तो मुझे जानवरों के लिए भी डर लग रहा है। लेकिन प्लीज है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन कसाईयों से कि प्लीज आप जानवरों के ऊपर जुल्म मत करें, क्योंकि ये कहा गया है कि आपकी छुरी इतनी तेज होनी चाहिए कि वो एकदम से ज़िबा हो जाए। और अनुषे, मैं ये कहूंगी कि जब एक जानवर ज़िबा हो रहा होता है तो दूसरा जानवर उस साइड पे खड़ा नहीं होना चाहिए, उसको नजर ना आए, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, ना खून होना चाहिए। अच्छा अनुषे, बहुत अच्छा टॉपिक आपका हमेशा की तरह, और हज के ऊपर जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। मैं ये कहूंगी कि पहली से लेकर 9 ज़िलहज तक रोजे रखे जाते हैं। अगर आप 9 रोजे ना रखे तो 9 ज़िलहज का रोजा जरूर रखें, क्योंकि इसका पूरे साल का सवाब जो है वो हमें मिलता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही ये कि और गोश्त का ये हिसाब होता है कि प्लीज 3 हिस्से किए जाते हैं, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का, और एक अपना। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसी तैयार सखर में ईद मनाई कैसे जाती है? क्या क्या कुछ होता है? क्या क्या तैयारियां हैं?
असल में अनुषा यहाँ बहुत ईद पे जो होती है ना माशाल्लाह इतनी कुर्बानी होती है, बहुत रौनक होती है और जानवरों की इतनी रौनक है कि महसूस होता है कि बाजार में चलने की जगह नहीं होती है। इसलिए हम ईद की तैयारी जो है ना वो पहले से ही करके रखते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है बाजार में जाना। और माशाल्लाह बहुत रौनक और दीनी लिहाज से जज्बा सखर में बहुत ज्यादा कुर्बानी होती है। और एक बात और अनुषा में इजाफा करूंगी कि प्लीज अगर किसी के पास इतना पैसा है कि वो चाहे हिस्सा लें, लेकिन सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है कि कुर्बानी का, कि आप कुर्बानी जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम इतनी महंगी चीजें अनुषा खरीद लेते हैं, बिल्कुल, तो हम क्या उन चीजों को छोड़ के हम एक कुर्बानी नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो हिस्सा भी हो सकता है आपका, तो आपका एक शेयर हो सकता है, तो करनी तो चाहिए। ऐसी बात है, जितनी ज्यादा गोभी के हिस्से का रंग देखो, जितनी ज्यादा कुर्बानियाँ होंगी उतनी ज्यादा हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तो ज्यादा कुर्बानियाँ करें और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट दें, हमारे को बेहतरीन हो जाएगा। गोभी तैयार हो रही है, ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं और तुम इन छुरियों को मतलब अपने पे ट्राई कर लो ना पहले कि तेज है उसने की उसकी पतलून फट गई नीचे से। भाई देखो ना ये गलती है। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। तो अर्ज किया है, क्या अर्ज किया उस्ताद? मौसम के हिसाब से जी तेरा भाई जी उस्ताद। तेरा भाई जी उस्ताद। तेरा भाई मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, मौसमी कसाई। बड़े बड़े घर के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, 9 बजे से 12 बजे तक हमको बकरा काटेंगे, हम दुम्बा काटेंगे, हम बैल गिराएंगे, हम ऊँट की सिरी भी लाएंगे। वाह उस्ताद, वाह उस्ताद। ए गफूर, इसका पाया अलग कर और कलेजी अलग कर। तेरा भाई, तेरा भाई, तेरा भाई मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, भाई वाह, मौसमी कसाई। भाई तू कुछ लाया? भाई मेरा तो अभी एक ताजा बकरा है। भाई तेरे बकरे को सुबह पहली बारी में मैं गिराऊंगा इंशाल्लाह। उसकी 4 पाए का रात को सालन बनाऊंगा, मुफ्त में। सालन बनाऊंगा, मुफ्त में खाऊंगा, बांट के आऊंगा, सबको खिलाऊंगा। बारबेक्यू का क्या सीन है भाई? बना दे वो भी। तेरा भाई, तेरा भाई, भाई वाह, तेरा भाई मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, मौसमी कसाई। भाई वाह, भाई वाह, कसाई मौसमी। मोबाइल किधर है मेरा? हेलो, सुबह की बुकिंग 12:30 बजे की बुक कर दो। मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, भाई वाह, मौसमी कसाई। प्लीज बस कर दें, बस। आपके घर का जानवर, 4 जानवर कल फिर दोनों की दोस्ती हो गई है और मेरे पास भी एक छोटा सा गाना है। हाँ। डोंट हायर दिस कसाई, दिस वन इज बेटर। भाई देखो, इनके बोलने से कुछ भी नहीं होएगा। मेरे पास फिर भी 28 बुकिंग आ गई हैं। जितना भी आप मना कर लो, कुछ भी कर लो, लोगों ने कल मेरे पीछे ही भागना। यकीन जानो कल ऐश्वर्या राय होंगी। मैं एक मेरी 26 मैंने मिस कॉल मारी थी तुम्हें। कॉल आ गई आयशा की मुताल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं मेरी अनुषा? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको सबसे पहले तो बकरा ईद मुबारक, हज मुबारक, बिल्कुल चांद रात मुबारक, की स्पेशली एडवांस मुबारक हो। थैंक यू सो और मच। जो है आप सबको, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबको मुबारक हो। थैंक और यू। जो है ये जुगाड़ू मेरा ख्याल है सलाम कर रहे हैं, तो इनको भी वालेकुम सलाम और ईद मुबारक। जुगाड़ू जो है वो मौसमी कसाई बन रहे हैं और कल कह रहे हैं कि वो कुर्बानी कराएंगे। अब बोले और अगर हम मुल्तान में बुलाना चाहें तो ये आ जाएंगे क्या? डेफिनेटली आएंगे। इनसे मत कराएं। 12 बजे ये मौसमी कसाई है, ये ऑर्डर लेते हैं, ये ऑर्डर को पूरा नहीं करते। भाई देखें, 12 बजे यहाँ का काटूंगा, 12:30 बजे मुल्तान पहुँच जाऊंगा। बता रहा हूँ, आधे घंटे में मुल्तान कराची से बुकिंग। घर में कुर्बानी हो रही है आयशा? जी बिल्कुल हो रही है।
और इंशाल्लाह गाय है, बच्चों को शौक है तो बस वो उनके बड़ा जानवर आए तो वो लेकर आए हैं और इंशाल्लाह कुर्बानी होगी, जरूर होगी। और लेकिन अच्छे तरीके से कराइएगा ना, किसी अच्छे कसाई से। जी बिल्कुल अच्छे कसाई से ही करवाएंगे। अच्छा ये बताएं आयशा कि ईद पे पूरा दिन खाना पकाती रहेंगी या फिर थोड़ा ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि बस एक दो चीजें बड़ा टायरिंग होता है पूरा दिन होता है ईद पर कि बच्चों की फरमाइश पर कलेजी बनती है, फिर उसके बाद 2-3 किस्म के खाने बन जाते हैं, बिरयानी बन जाती है तो और फिर दावत भी होती है, कुछ गेस्ट भी आए हुए होते हैं, बड़ा अच्छा गुजरता है, बिजी दिन गुजरता है। बिजी दिन गुजरता है। गेस्ट से भी काम करा लिया करें, आजकल मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका होता है कि गेस्ट को सबको बुला के या तो वनडिश कर लें या फिर उनसे कहें आप थोड़ी बहुत हेल्प कर दें। थैंक यू फॉर कमिंग, तुम प्लेटें लगा लो, थैंक यू फॉर कमिंग। बिल्कुल बर्तन धो लो। बहुत अच्छा तरीका है ये, क्योंकि देखें इतनी गर्मी का मौसम है और मुल्तान में तो अब भी शदीद गर्मी है, तो फिर जाहिर है गोश्त को संभालना भी, मेहमानों को भी, तो खुद मेहमानों को खुद चाहिए कि वो साथ मिलकर करवाएं। बिल्कुल सही है। ठीक है जी आयशा, आपको हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक हो, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और आज चांद रात है उसको भी ज़रूर बहुत एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा और जब हम बारबेक्यू करते हैं ना तो अब ये ज़माना आ चुका है कि आप स्टैंड लें अपने घर पे, अगर आप घर चलाती हैं कि मैं पेपर प्लेट्स ही इस्तेमाल करूंगी और उसके बाद हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे बजाय इसके कि वॉशिंग और ये वो पेपर कप्स एंड पेपर प्लेट्स। लेकिन वो भी ऐसे नहीं फेंके कि ना शॉपर में बांध के और गली के नुक्कड़ पे फेंक दिया, गली में फेंक दिया, किसी के दरवाजे पे फेंक दिया, ऐसे नहीं करना है। वो भी उठा के आपने डस्टबिन में डालना है, सफाई का ख्याल रखना है। सफाई का ख्याल जरूर रखना है। सब लोगों के घर में अलग तरीके से होती है। इस दफा नसीब खान के यहाँ तो होने वाली जुगाड़ तुम खुद कर रहे हो कोई? भाई सब खुद तो मैं मुर्गी काटूंगा। अच्छा खुद मुर्गी काट लेना, हमारे यहाँ मछली बनेगी और कुछ। अनुजा तुम्हें कुर्बानी वाले गोश्त में से या खानों में से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है खाने? मुझे तो वैसे बिरयानी अच्छी लगती है, तो वो बीफ बिरयानी हो या मटन बिरयानी हो, बिरयानी इज़ माय फेवरेट। लेकिन कुर्बानी के लिहाज से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे घर में चंद सालों से मैंने खुद मुझसे वो देखा नहीं जा रहा था जानवर की कुर्बानी। अब वो एक चीज़ है मेरे अंदर, जबकि कुर्बानी फ़र्ज़ भी है, अब करना भी है। तो मैं हमेशा अपने फादर को कहती हूँ आप अपने ऑफिस में करा लीजिए और पैसे ले लीजिए। तो कहते हैं आके देख तो मुझे देखना नहीं है ना, मुझे उससे मिलना है, मुझे अभी से उससे बहुत प्यार है और मुझे कुर्बानी का फुल एहसास है। मैं सदका दे देती हूँ या कुछ और भी दे देती हूँ अलग से, लेकिन घर में हमारे यहाँ कुर्बानी और ये एहसास होना मुझे ठीक। लेकिन चले जी, कैफे में काफ़ी रौनक है और एक मौसमी कसाई भी है। कुछ गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे कुछ हज के हवाले से, जिलहज के हवाले से, इन चीज़ों के बारे में। हाँ भैया, तेरा भाई मौसमी कसाई, वाह भाई वाह, मौसमी कसाई, वाह भाई वाह, मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, तेरा भाई मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, मौसमी कसाई। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो जी। यहाँ से सफाइयाँ घर के फारिग भी नहीं होना तो कहते कि नहीं यहाँ से भी सफाई नहीं हुई, वहाँ से भी सफाई नहीं हुई, बस यही करते रहो। आज तो हमारा कैफे भी खाली पड़ा हुआ है, तो नहीं क्या हो गया, कोई आ ही नहीं रहा। ला चलो जी, मेरा ये काम ख़त्म हो गया। ला दरवाजे पे देखूँ, इसने गार्ड ने कुछ खाया है? ए गार्ड तूने कुछ खा? ओ बाजी इस्लाम, बाजी इस्लाम, आइए वेलकम कैफे चाय टोस्टर। अस्सलाम वालेकुम। आइए मैम। यस मैम, हाउ आर यू? फाइन। बाजी कैसी हैं आप? ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं वैसे ही खूबसूरत सी, झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, आप सबकी शान और दिलों की अरमान। मुझे बताइए, आप मुझे ऑर्डर पास कीजिए और फ्री कीजिए। मेरे साथ अगर खाएंगी तो आपको आधी पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि मैं भी खाऊंगी ना। चलें आप ऐसा करें, चाय लिए। चाय पियेंगी? चाय जो है कम चाहिए, उसमें आपको चीनी कम चाहिए या आपको चीनी ज़्यादा चाहिए, ये भी बता दो। ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना इस तरह के काम। थोड़ी सी कम। बाजी आज आप हज के वाले से बातें करने आई हैं? जी जी बिल्कुल। आपको तो पता ही है कि ना वहाँ तो ईद हो गई है, कुर्बानी हो रही है, यहाँ पे चांद रातें हो। बाजी आपने मेरा ड्रेस देखा, तैयार श्यार। लो बाजी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हमारी रिलीजियस स्कॉलर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी। फातिमा साहबा क्या ऑर्डर दे दिए? सिर्फ चाय? चाय तो नहीं है? नहीं, मैंने चाय की नहीं, मैंने खाना भी ऑर्डर किया। वो मैंने कहा साथ मिलके खाएंगे। अच्छा, बिस्किट खाएंगी, मेरे फेवरेट खाइएगा। रुके मैं आज दोनों मिलके खाएंगे। रुके एक मैं लेकर आता हूँ। कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके आने का।
और आज हम थोड़ा सा हज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बिजली में आयशा, नसीब खान, सब के सब, और जिलहज का महीना। बिल्कुल, इस महीने की क्या फजीलत है और क्या अहमियत है? पहले तो बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन हमें देखना नसीब किए। बिल्कुल, ये जो दिन है ये अल्लाह पाक की नेमतों में से एक बहुत ही बड़ी नेमत है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन दिनों की, यानी ये जो जिलहज का जो ये अशरा है 10 दिनों की कसम खाई है कुरान पाक में। और आप सोचिए जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला को कसम खाने की ज़रूरत पेश आई, इसलिए कि अहमियत को उजागर करना है, अहमियत को उजागर करना है इन दिनों की, इस हज की फ़जीलत की, कि ये हमारा एक अहम रुकन है और हम तमाम मुसलमानों पे ये फ़र्ज़ है। अब बात आती है हज की फ़जीलत की, तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी जो नेमत है वो हज बैतुल्लाह है। वो ऐसे कि इसमें तमाम जो है वो इबादतें समराइज़ हो जाती हैं। ये एक बदनी इबादत भी है और एक माली इबादत भी है। इसमें नमाज भी है, इसमें रोज़ा भी है, इसमें सदक़ात भी हैं, इसमें हम अपने यानी माल की कुर्बानी दे के, यानी ज़कात वगैरह भी जो अदा कर रहे हैं, और फिर मुजाहिदा भी कर रहे हैं। हम अपने यानी अपने बदन को जो है वो कष्ट में डाल रहे हैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। ये वो दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन दिनों में, यानी साल भर में जितने भी दिन हैं, ये अशरा ज़ुल्हज्जा के जो दिन हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ तर हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि लोगों पे हक़, यानी अल्लाह ताला ने तो बंदे को बेशुमार नेमतें दी हैं ना, लेकिन अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है कि लोगों पे मेरा हक़ है, लोगों पे वो अपना हक़ लेना चाह रहा है बंदों से। वो कह रहा है, ऐ लोगों तुम पे मेरा हक़ है कि जो इतनी इस्तेदाद रखता है, यानी जिसके पास माल है, असबाब हैं, तो वो इतनी इस्तेदाद रखता है तो वो मेरे घर के पास आके ज़ियारत करे। तो अल्लाह ने कुरान करीम में इसका ये जो हज है, जो ये हम सब पे फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में एक बार हमने करना है हर हालत में। भाजी ये बताएं कि फ़र्ज़ जो हज है वो कब फ़र्ज़ होता है? देखिए, हज हर बालिग पे इसकी कोई शराइत होती हैं। हर बालिग यानी कि सबसे पहले कि वो बालिग हो, पहले तो मुसलमान हो, यानी कि ये नहीं है कि कोई काफिर है या कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पे ईमान नहीं लाता है और उसके बाद वो हज करने चला जाता है, तो वो उसकी कोई इबादत ऐसी नहीं है। सबसे पहली शर्त है कि मुसलमान होना, फिर उसके बाद उसका बालिग होना, फिर उसके बाद अक्ल वाला होना, यानी मजनून पागल ना हो, उसको सेंस हो, उसको ये चीज़ें पता हों कि मुझे हज करना है और ये अल्लाह ताला ने मुझ पे फ़र्ज़ कर दिया है। यानी जिस तरह नमाज फ़र्ज़ की है, ज़कात फ़र्ज़ की है, रोज़ा फ़र्ज़ किया है, इसी तरीके से यह हज भी मुझ पे फ़र्ज़ कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो वो अक्ल वाला हो, मजनून नहीं हो, पागल नहीं हो, और फिर बदन के तौर पे वो मजबूत हो, बदन जो है उसका जो है फिजिकली फिट हो। कुछ लोगों को मैंने देखा है नौशे के, कुछ लोग जवानी में ना बड़े सही होते हैं, उनके पास माल और असबाब भी होते हैं, और वो कहते हैं चलो बुढ़ापा आएगा फिर कर लेंगे। नहीं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज़ को फ़र्ज़ कर दिया है तो हमने उसको करना है, हर हालत में करना है। जिस तरह हम अपने दूसरे अमूर को सरंजाम देते हैं, इसी तरीके से अगर एक सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, अगर एक औरत हज पे जाना चाहती है और उसके शौहर उसको नहीं भेजते या उसके साथ नहीं जाना चाहते, तो फिर इन हालात में वो क्या करे? क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वेरी गुड। अक्सर ऐसा होता है, खुद ना कमाती हो, खुद जाहिर बात है जब वो नहीं कमाती है तो इन दिनों में उसके एक मतलब अल्टरनेट अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए ये तो वो अगर रोकता है तो वो फिर सही नहीं है, क्योंकि कुरान में वाज़े तौर पे अल्लाह तबारक व तआला जो मैंने आयत मुबारक आपको ये जो बताई, इसका जो शान नज़ूल है, उसके बाद की जो है इसका तर्जुमा मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि जो मेरी हदों से तजावज़ करते हैं, यानी जो मेरे हुक्म को नहीं मानते हैं, तो वो कुफर में आ जाते हैं। तो जो वो नहीं मान रहा है वो शौहर के ऊपर आ रहा है। अगर वो नहीं मानता है और अगर उसके शौहर के पास इस्तिताअत है तो उसको खुद चाहिए कि वो अपनी बीवी को हज कराए, और अगर वो नहीं कराता है तो अशरा ज़ुल्हज्जा में वो जो बीबी है, जो औरत है जो हज करना चाहती है, तो वो तकबीरात कहे और
इन दिनों के रोज़े रखे, इन दिनों के जो रोज़े रखेगी, यानी ख़ास कर जो है अरफे के दिन का रोज़ा, यानी आज के दिन का रोज़ा अगर वो रखती है तो पिछले साल के गुनाह और अगले साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। आपने कहा फाइनेंशियली भी थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने बिल्कुल अपने पैसे जाना चाहिए, लेकिन हम भी जो है वो लोगों के हज को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, उनको बिल्कुल। ये तो देखें, ये तो हज, ये कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करता है? देखेंगे, इसको कहते हैं हज बदल। ठीक है। अच्छा, इसका ये है कि इसको 3 बंदों का सवाब मिलता है। एक तो ये होता है कि जिसके कोई डेथ हो जाती है तो वो अपने वालिदैन की तरफ से जिनको कराना चाहें, तो जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको सवाब मिलता है। फिर जो कराने वाला है उसको सवाब मिलता है और जो कर रहा है उसको सवाब मिलता है। सही है, ये 3 लोगों को सवाब साथ साथ मिल रहा है। कॉल आ गई है, काफ़ी देर से होल्ड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फजीला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? फजीला बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और इतना अच्छा टॉपिक आज का कि मैं तो बस गुम हो गई उसमें ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना भी रही थी, मुझे पता था आप होल्ड भी कर रही हैं, लेकिन अब की कहानी खत्म हो जाए पहले। जी, बहुत हमें इन्फॉर्मेशन आपके प्रोग्राम के थ्रू मिल रही है और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। और मैं भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करूंगी कि मैं सबसे पहले तो उन तमाम मुसलमानों को हज की मुबारकबाद देना चाहूंगी कि जिनको अल्लाह ताला ने ये मौका फराहम किया, ये सआदत बख्शी है। अगर आपको स्पेशली ईद की भी मुबारकबाद दूंगी कि ये एक कुर्बानी वाली ईद है कि अल्लाह ताला हमारे ये जो है छोटे छोटे जो बातें हैं, नेकियां हैं, अल्लाह ताला वो कबूल करे और हमें अपने प्यारे बंदों में हमारा भी शुमार हो। बहुत मुश्किल होता है ये इबादत का, जो 10 दिन होते हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें आप शुरू से यानी रकम से लेके आप 9वीं तक आपको रोजे रखें। मेरी माशाल्लाह भांजियां हैं वो रख रही हैं रोजे वगैरह, और इबादत भी इसकी एक इजाफी होती है। रात में नवाफिल रोजाना के पढ़े जाते हैं, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुछ इसमें शामिल होती हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता करे कि इस महीने की रहमत में बरकतें हम समेटे, जैसे कि हम रमजान का इतना एहतमाम करते हैं, रमजान के महीने में हम बहुत अच्छे तरीके से हम उसको करते हैं, फॉलो करते हैं कि हम कुछ ना कुछ करते रहें अच्छे काम। तो इसी तरह हमें इस महीने में भी अल्लाह ताला ये बरकतें रहमतें में तौफीक अता फरमाए। और कुर्बानी जिन जिन लोगों पे आती है तो उनको चाहिए कि वो उस कुर्बानी को अल्लाह की रजा समझ के उसको अल्लाह के खातिर, क्योंकि अल्लाह को वो अल्लाह ताला तो बोलते हैं हमें ये उसका कोई ना हमें गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, बस एक हमारी अंदर की एक नियत है, एक हमारे दिल की हमारे जो एक बात है वो अल्लाह तक हमारी पहुंचती है, नेकी पहुंचती है। तो बस ये यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और मेरा तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। ब्रेक पे जाना है हमने जल्दी से, एक्चुअली टाइम हो गया है। ब्रेक से आने के बाद 1-2 चीज़ें जो मैंने डिस्कस करनी है, कुछ हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं हज के दौरान, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, न्यूज़ फीड हम आपके साथ शेयर करेंगे और फातिमा साहिबा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगी कि हाँ ये ठीक है या गलत है। ब्रेक के बाद जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं फातिमा साहब आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बात हो रही है हज के हवाले से, ज़िलहज के महीने के हवाले से। रोज़ा रखना और उसकी अपनी अहमियत फजीलत, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, फिर हम उस न्यूज़ फीड की तरफ चलेंगे जिसका हमने आपके साथ डिस्कशन की थी कि उसको भी हम लोग लाइमलाइट में डालेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हमसे हज के दौरान हो जाते हैं और हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। जी, रोज़े के हवाले से ये है कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफे के दिन का जो रोज़ा है, मैंने पहले भी बताया कि अरफे के दिन का जो रोज़ा है, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि जो आने वाला जो साल है और पिछला जो साल है इसके गुनाहों का कफ़ारा है। कि अब ये नहीं है कि आपने जो किसी के जो हुकूकुल इबाद किए हैं, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं लोगों को कि ये जो कफ़ारा है वो ये है कि जो अल्लाह ताला के हुकूक से आपने जो अपने अल्लाह के हुकूक जो आपने नहीं अदा किए तो अल्लाह तबारक व तआला उन आपको तो माफ़ कर देगा, लेकिन अगर आपने बंदों के साथ हक तलफी की होगी तो उनकी हुकूक की माफ़ी नहीं है, कहीं से भी कोई माफ़ी नहीं है। तो बिल्कुल इबादत करनी चाहिए, तकबीरात कहनी चाहिए, अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी चाहिए। ये वो दिन है
कि जो ये इन दिनों में इबादत करता है और अल्लाह ताला से अपनी लौ लगाता है और अल्लाह के आगे सरवजूद होके अपने गुनाहों की तौबा करता है, तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरक़ानुल हमीद में इन दिनों की कसम खाई है और इन दिनों को अफजल तरीन दिन कहा है। तो ये अफजल तरीन दिन यही है कि इन दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जो अपने औलाद के हक़ में, ख़ासकर औलादों के लिए, जो बच्चियों या बच्चों के लिए दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो दुआ कबूल हुई थी। तो इन दिनों में दुआएं करें और जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं मांगें। कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग हज के दौरान कमिट कर देते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, इनको किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए, वो भी उनसे पूछेंगे और इस पर थोड़ी सी रोशनी भी डालते हैं कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमसे हो जाती हैं एंड नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आपको देख देते हैं। ठीक है, एहराम के हवाले से बात करते हैं, इश्यूज़ ऑफ एहराम। अच्छा, वॉकिंग बेयरफुट, कोई लोग समझते हैं कि नंगे पैर ही चलना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी इबादत में, ये इबादत जो हज की दी है, किसी भी इबादत में जो है अल्लाह ताला ने हमें चप्पल हो पतली सी चप्पल, पतली सी, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। हम मोज़े वगैरह जैसे नहीं पहन सकते, लेकिन जब सर्दियों के अगर दिन है तो ज़ाहिर सी बात है अब अल्लाह ताला ने किसी चीज़ में कष्ट तो नहीं रखा है ना। हाँ, औरतों के लिए है कि आप जो हैं, औरतों के लिए कोई वो नहीं है, औरतें जो है अपना सिला वाले लिबास भी पहन सकती हैं, मर्द जो है अगर एहराम बांध रहे हैं। एक तो ये इसमें ना मुख्तलिफ़ किस्में हैं, हज की मुख्तलिफ़ किस्में हैं कि जो पहले अगर चले जाते हैं तो वो यहाँ से एहराम की यानी उम्रे की नियत करके जाते हैं। सही है ना, उम्रे की नियत करते हैं तो वो हज अलग होता है और वहाँ पे जो 7 ज़िलहज को या 8 ज़िलहज को वहाँ पे जाते हैं तो वह एहराम पहन के जाते हैं, वो हज करन कहते हैं। तो ज़्यादातर जो है पाकिस्तानी या इंडिया के जितने भी लोग हैं वो ये वाला ही हज करते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से काबा को हाथ लगाएं, पहुंच जाएं वहाँ पे, या फिर दरवाजे तक हाथ पहुंच जाए या दीवारों को छू लें किसी तरीके से। कहते हैं कि इसमें इन द कुरान इसकी इतनी इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि इससे ये करने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि फिर वहीं पे लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। लोग चाहते तो हैं, पहले तो दिल तो सबका करता होगा, बिल्कुल दिल करता है, दिल की ख्वाहिश है, लेकिन यहाँ पे फ़र्ज़ या आप पे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हर कोई तो नहीं कर पाएगा। कितने लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल। देखिए नौशे, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले हमें काबे की अहमियत को समझना चाहिए, काबतुल्लाह के मफ़हूम को समझना चाहिए कि काबतुल्लाह है क्या। वो अल्लाह तबारक व तआला का घर है और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हर मोमिन का दिल जो है वो मेरा घर है। तो आप देखिए इन्नमल अमालु बिन्नियात, कितनी बेसिक बात है ये कि हर मोमिन के दिल में अल्लाह तबारक व तआला बसता है। काबतुल्लाह जो है वो अल्लाह का घर है, ही देख लें तो बस बिल्कुल, और वो घर है अल्लाह का, और आप अल्लाह ताला एक बंदे के अंदर बसता है, आप उसको ईज़ा पहुंचा रहे हैं, उसको तकलीफ़ दे रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कहता है कि अगर तुमने किसी बंदे को तकलीफ़ दी, उसको ईज़ा दिया, जो मैं हदीस की तरफ आ रही थी वो भी इसमें इंक्लूड हो गई है। और इसी तरीके से हो गई है कि हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास से वहीं पे हैं आसपास, और कहते हैं कि ए काबतुल्लाह तो कितना मतलब अज़मत और बुजुर्गी वाला है, लेकिन एक मोमिन का जो दिल है और उसकी जो अज़मत है वो जो है वो तुझसे भी ज़्यादा है। अब आप ये सोचिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, जल्दी से देखते हैं अगले। हाँ, अच्छा, कहते हैं कि बड़ी तस्वीरें आ जाती हैं सबकी, भाई हमने भी हज किया, ये मेरी तस्वीर और ये रहा काबा पीछे, मेरी सेल्फी साथ में। और जो असल मकसद है बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, वो जाते हैं इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पे लोगों को बता सकें और दिखा सकें, तो ये आपकी नीयत पे तो बात आई जाती है। जबकि आई थिंक अथॉरिटीज़ ने सेल्फीज़ को बैन भी कर दिया है। जी बिल्कुल, अच्छा किया है बैन करके, क्योंकि जब हम रज़ाइल इलाही के लिए हर चीज़ के लिए जा रहे हैं तो हमें पहले तो जब घर से हम निकलते हैं तो हमें तमाम फजूलियात को, तमाम चीज़ों को घर पे छोड़ के जाना चाहिए। सबको तस्वीर तो चाहिए ना, हम यहाँ भी गए थे।
बस वही देखिए वो एक वही रियाकारी एक बात है कि हमने जब अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ करनी है तो हमने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। बिल्कुल। हर चीज़ को हमने एक कदम कदम फूंक के गुजारना है कि हमारा कोई भी अमल ऐसा ना हो कि ये जो हमारा हज है, हज पाक की जो इतनी बड़ी इबादत है, हम इतना पैसा खर्च करके अपना माल खर्च करके आए और अपने बदन की इतनी हमने यहाँ पे इबादत की है, इतने मुजाहिदात किए, कोई ऐसा अमल हमसे ना हो जाए कि हमारी ये तमाम इबादत जो है वो फासिक हो जाए। तो इसमें बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है कि वो कहते हैं कि कोई गलत बात नहीं कहें, बदगुमानी ना करें और किसी से बदकलामी ना करें, कोई गलत बात ना करें, किसी को इज़ा ना पहुंचाएं। और वो कहते हैं कि अगर किसी ने ये सारी चीज़ों से बच गया, ये हदीस भी है कि इन चीज़ों से बच गया तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल पाक साफ़ हो गया और अल्लाह ताला इसको बड़ा जो सवाब इसकी सिंप्लिसिटी को भी समझें। बिल्कुल हज की बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फातिमा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। और इंशाल्लाह फिर आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। चांद रात मुबारक, हज मुबारक टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और स्पेशल गेस्ट जो है हमें ज्वाइन करने वाले हैं ब्रेक के बाद। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। वेलकम कैफ़े चाय टोस्ट होस्टर सर मैं हूँ सबके दिलों की जान, इस कैफ़े की शान, शर्माती मुस्कुराती झिलमिलाती सी बिजली, इस कैफ़े की मैनेजर। सर मुझे ऑर्डर पास कीजिए और जल्दी से फ्री कीजिए। अगर आप मेरे साथ खाएंगे तो उसमें आपको कम पड़ेगा, क्योंकि आधा मैं खाऊंगी आधा आप, तो पेमेंट आपको कम पड़ जाएगी इस तरह। नहीं, वो तो बहुत जगहों पर तो अगर कोई एक पार्टनर हो तो वो बिल 50% हो जाता है, तो वो भी तो ऑफ़र होती है। तो आपके पास वो ऑफ़र नहीं सर, वो वाली ऑफ़र नहीं है। आप एक काम करें, चाय कॉफ़ी का ही ऑर्डर कर दें आप। तो फिर आप ऐसा करें, एक अदद फीकी ब्लैक कॉफ़ी ले आएं। वाह ज़बरदस्त, बड़ा तमहम्मुल के साथ जवाब दिया। थैंक यू सर जी। मैं भी सवाल भी करूंगी आपसे आगे। जी ठीक है। कैसे हैं आप? हकीम सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जी बिल्कुल। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन की उनको ज़रूरत तो है नहीं, बहुत अरसे बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई है, उनको देख के दिल भी बहुत खुश हुआ और इतनी नॉलेज है इनमें कि आज वो हमारे साथ वो नॉलेज थोड़ी सी शेयर करेंगे कुर्बानी के हवाले से, क्योंकि कुर्बानी का भी एक सही तरीका होता है। हमें हमेशा सीखना चाहिए और एहतियात के साथ, और जो हमें सही तरीका बताया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। आई थिंक हमसे थोड़ी सी गलतियाँ भी हो जाती हैं कुर्बानी के दौरान भी। सबसे पहले तो गफ्फार साहब, क्या तरीका है सही तरीका कुर्बानी का, स्टेप बाय स्टेप? एक गलती होती है जो आप फरमा रही हैं, उस गलती को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा। वो गलती ये है कि कसाई जब ज़िबाह करता है तो ज़िबाह करते करते वो आखिरी हड्डी तक, गर्दन की हड्डी तक पहुंच जाता है और वो हड्डी को तोड़ देता है। ये वो अमल है जो न सिर्फ आपकी कुर्बानी को ख़राब करता है बल्कि आपकी कुर्बानी के गोश्त को भी ख़राब कर देता है। कुर्बानी को तो इस तरह ख़राब करता है कि अब आपने जिस जानवर को हलाल किया है वो गर्दन टूटने की वजह से हराम हो गया। आपने कितनी बड़ी गलती की। और दूसरी बात ये कि जो गर्दन की हड्डी काट देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके बाद जो जिस्म से ब्लड फ्लो जानवर का होना चाहिए वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जो एग्जिट नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता खून, लिहाजा वो खून जिस्म में रह करके उसके गोश्त को ख़राब कर देता है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल एक सही तरीका होता है। और आई थिंक आपको जो लोग कसाई होते हैं वो एडवांस में, शायद ये बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि बुक कर लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए, होमवर्क होना चाहिए। और हर साल अगर आपका कोई रेगुलर कसाई है तो आप उससे फेमिलियर हो, आपको पता हो कि ये शख्स जो है ये सही काम करता है, ये किस तरीके से जानवर को हलाल करते हैं, उसका तरीका जानता है। सर कुर्बानी की अब इंटेंशंस पे अगर आ जाए, तरीका तो हमने सोच लिया, लेकिन कुर्बानी का जो असल मकसद होता है कि इंसान को तकलीफ़ हो या जानवर से प्यार हो या ऐसा लगे कि अल्लाह की राह में वो कोई एक अजीज़ चीज़ कुर्बान कर रहा है, वो कम नज़र आता है और ज़्यादा नज़र ये आता है कि हमारी गाय इतनी बड़ी थी और इतनी महंगी थी और इतने उसके साथ पिक्चर्स लिए गए और 10 लोग लगे थे उसको सिर्फ गिराने में और लिटाने में और भगाने में, और ये बात होती है। और एक आपके साथ इसी के साथ एक सवाल जोड़ूंगी कि जब कुर्बानी हो रही होती है और ज़िबा हो रही होती है गाय, तो उस वक्त लोग जो हैं वीडियो बना रहे होते हैं खूब, और अपनी सेल्फी और वीडियो के हैं, मैं इसमें छुरी बाद में मारना, पहले मेरी इस तरह सेल्फी,
तो ये क्या है सर जी? और फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे देखते हैं। मेरी दरख्वास्त ये कि इस्लाम की दीन की जो बुनियाद है वो है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर कुर्बानी करके आप अपने रब को खुश नहीं कर सकते तो उस कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं। और इस मामले में जो दीन के अहकामात हैं वो बड़े वादे हैं कि ना रब तक तुम्हारा खून पहुंचता है ना तुम्हारा गोश्त, हाँ वहाँ पर तुम्हारी नीयत पहुंचती है। तो वो लोग जो इन नीयतों से हटकर किसी और नीयत के साथ कुर्बानी करते हैं, उनकी कुर्बानी करने का कोई फ़ायदा अपने रब के नज़दीक कुछ नहीं। तो आप सेल्फियाँ बनाइए, आप तमाम चीज़ें कीजिए, लेकिन बात यह है कि जब हुक्म ये है कि जब तुम कुर्बानी करोगे तो जानवर के जितने बाल हैं उतने गुनाह तुम्हारे रब माफ़ कर देगा। तो आप माफ़ किससे करवा रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? चीज़ें बता रहे हैं कि मुझे भी थोड़ी सी वो सर जानवर ख़रीदते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? उसकी भी कुछ राइट्स होती हैं और हमारी भी कुछ राइट्स होती हैं। देखिए, जो कुर्बानी का जानवर है उसको सेहतमंद बग़ैर किसी नुक्स के होना चाहिए। उसकी आँख ज़ाय ना हुई हो, उसके कान में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके सींग टूटे, इन्हें कोई नुक्स ना हो। अब नुक्स में बहुत सारी और चीज़ें आ जाएंगी कि वो लंगड़ा ना हो और पैर से चल सकता हो, बहुत सारी नुक्स। नकाइस से पाक जानवर की कुर्बानी आपको करनी है और नियत वो करनी है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी करते वक्त नियत की। आप ये सोचिए ये रिज़म्बलेंस क्या है। बिल्कुल, ये जो हमारा जो चैप्टर है वो है कहाँ, हम खड़े कहाँ हैं, हमें करना क्या चाहिए। जब तक कि इन तमाम चीज़ों में इखलास नहीं आएगा तब तक के हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। मेरा भी एक सवाल है बाजी, वो मैं सार जी से करूँगी, आपसे नहीं। सार जी आपसे सवाल है दूसरा, अब खाने का बताएं, आपने ऑर्डर नहीं दिया हमारे यहाँ ना। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। सलाम अलैकुम आगा साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे भाई? बिल्कुल ठीक ठाक जी। ये नसीब खान हूं मैं, यहाँ पे अपना भी नसीब अच्छा लेकर आता हूँ, दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा नसीब ले रहा होता हूँ। तो कल ईद है, आज आप चांद रात के दिन हमारे पास आए हुए हैं, तो आपके लिए कुछ स्पेशल सा बनाऊंगा मैं। ठीक है। जो मैं बनाने लगा हूँ उसको कहते हैं मैंगो मलाई शेक। मैंगो मलाई शेक, हाँ शेक शेक शेक, सारा शेक करके हिलाएंगे हम लोग उसको। तो मीठी सी ड्रिंक है वो मैं बनाता हूँ, और फिर कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए। बस सही है, फिर जो देखने वाले वो भी देख ले कि हम क्या बनाने लगे। मैंगो मलाई शेक, पहले हमने 1 कप आम काटा है और वो हमने इतनी जादू वाली मशीन में डाल देना है। ठीक है अक्सर हम इसको मैं जादू वाली मशीन इसलिए कहता हूँ क्योंकि सारा जादू तो इसका है, मेरा थोड़ी है। मतलब सबको मिक्स कर देती है, सारा को अजीब अजीब, और फिर निकालती जूस है, डालता देखो मैं सारी चीजें, वो निकालती जूस है। तो हमने बर्फ डाली, हमने 1 कप इसमें दूध डाला। मलाई का है, मलाई का है, मलाई का है, मलाई एंड पे डालेंगे ना, तो अच्छी वाली चीज, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। 1 छोटा कप हमने कंडेंस मिल्क का लेना है और वो डाल देना है हम लोगों ने, और वो पूरा डालना है क्योंकि सही जो है ना मीठा मीठा इसकी वजह से होगा। ठीक है, वो हमने डाल दिया अपनी जादू वाली मशीन में। सारा आखिरी कतरा ले ले कंडेंस मिल्क का, और अब हम डालेंगे अपनी 1 आदत पूरी छोटी बोल क्रीम की इसमें। वाह जी वाह। वैसे तो मैं किसी भी और दिन पे गार्निश के लिए एंड पे डाल देता, मैंने कहा आज जरा जो ना डाल दे इसके अंदर, देखे जाए क्या होगा। ठीक है, लो जी, इसके बाद हम अपनी लॉक एंड लोड करेंगे इस मशीन को और करेंगे अल्लाह चल जाए आज ये वाली। अगर जादू की मशीन चल गई हाँ, तो उसके बाद आप जिसको पिलाएंगे दिन तक, तो वो अगर मोटा हो जाए तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, वो मोटा है, वो खुश होगा, वो खुशी से मोटा होगा, देखना वो बहुत खुश होगा। चल जा भाई। चल गई, जबरदस्त। ये जब भी चलती है हमारे कैफे में एक रौनक होती है और एक सेलिब्रेशन का मौका होता है। बिल्कुल, हम तो बहाने ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नसीब खान ये चली जाती है, ये धोखा नहीं देती। ये नसीब खान के नसीब से चल जाती है। हाँ। लेकिन कभी कभी अगर लाइट ना हो तो फिर क्या होता है? लाइट ना हो फिर हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम जग्स के साथ करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इधर लाइट होती है। कुछ बेनिफिट्स हैं मीट खाने के भी,
गोश्त खाने के भी ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए, कहते हैं फिर उसकी डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं, हर चीज़ एतदाल में होनी चाहिए। क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ ईटिंग मीट, इस पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू तिब नबवी, तो फिर हकीम साहब उसमें मुझे भी बताएंगे सही है हम या गलत हैं। जल्दी से इस न्यूज़ फीड पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो जितनी आपको प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो आपको मीट से मिलती है, तो आपको डाइट में ज़रूर रेड मीट शामिल करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। मुझे याद है मेरा बचपन, जब गोश्त घर में आधा सेर आता था, उसके साथ कोई सब्जी होती थी, शोरबे वाला सालन होता था और 6 लोग बैठकर इत्मीनान के साथ वो खाना खा लेते। जब से भुने हुए खानों का तस्वुर आया, बीमारियां भी हमारी बढ़ गईं और कंजम्पशन जो है गोश्त का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक तो ये कि इसके लिए थोड़ा सा हमें अपने तमाम मामूलात को बेहतर करना होगा, इसलिए 2 स्टेप्स पीछे जाना होगा। यस, पीछे जाना होगा, फिर दोबारा उसी की तरफ आना होगा, बेसिक्स की तरफ। और दूसरी बात आपसे अर्ज़ करूँ कि जो बड़े सगीर है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दुनिया से थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ गोश्त खाने का तस्वुर है ही नहीं जब तक कि हम अदरक और लहसुन का इजाफा ना कर लें। अब अदरक और लहसुन के जो बेनिफिट्स हैं वो गोश्त की जो खराबियाँ हैं उसको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का तयन करना बहुत ज़रूरी है कि कितना गोश्त अलाउड है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, एतदाल। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, आपकी जो बॉडी की जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करता है, और आपकी मसल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करता है, आपकी मसल्स बनाने में आपकी मदद करता है, और दैट प्रोटीन रियली हेल्प्स यू। तो कहते हैं कि गोश्त इसलिए भी थोड़ा सा खाना चाहिए कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और इम्यून सिस्टम बेहतर हो। देखिए जिस्म में जो मसल्स हैं उनका ताल्लुक प्रोटीन से, अदरवाइज फैट है। और फैट किसी भी सूरत में हमारे जिस्म की तमाम बेहतरी को ख़राब कर सकता है। अब फैट्स में हाँ एक छोटी सी चीज़ HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिल के लिए ज़रूरी है और हमें कोलेस्ट्रॉल ख़राब होने के बावजूद हमारे दिल को दौरे से बचाता है। दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स मुसलसल सिर्फ प्रोटीन खा रहा हो तो फिर मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादती है, उसके साथ कुछ ना कुछ उसे और कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए कि रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी जब तक कि आप उसे फुलफिल नहीं करेंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी। बिल्कुल सही, ठीक है सर। बीफ फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर, कहते हैं कि भाई कंजम्पशन ऑफ मीट ओमेगा 3 भी है उसमें, फैटी एसिड्स भी होती हैं, वो आपके लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो फैटी एसिड्स है वो प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को फ्रॉम द सन रेज ऑल्सो, जो धूप की जो आपकी किरणें होती हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन की सेल्स को एक बार फिर रिस्टोर होने में एंड हील होने में मदद करता है। तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है एक हद तक। और विटामिन ए भी इज़ फाउंड इन मीट, जिससे आपकी स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ और हेल्दी स्किन और आइज़ भी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बेहतरीन किस्म की मालूमात देने का। हाँ। लेकिन मुझे एक छोटा सा सवाल करना है। नहीं पूछे। मेरी दरख्वास्त ये है कि जिस फैट की आप बात कर रही हैं जो स्किन के नीचे होता है और वो धूप की तमाज़त से हमारे अल्ट्रा वायलेट रेजेस से हमारे जिस्म को महफूज रखता है। अगर ये बात है तो खुदा के लिए लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए कि ऑयली स्किन एशिया के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। और इस बात को समझना चाहिए कि यूरोपियन स्किन में और एशियन स्किन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जो हम HPF लगा के घूमते हैं, ये तमाम चीज़ें एशिया के लिए मुनासिब नहीं है। यकीनन ये यूरोप के लिए अच्छी होंगी, इसलिए कि उनकी स्किन टाइप का फ़र्क है। 6 things that you don't know about red meat, for instance। हमने एक छोटा सा मजे का एक न्यूज़ वो भी तैयार किया हुआ है, लेकिन ब्रेक के बाद उस पर रोशनी डालेंगे। नसीब खान, तुम्हारा सवाल ही रह गया। ब्रेक आया तो अब इतना मलाई वाला शेक बनाया, ये पी और अब इसको क्या करेंगे साहब? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लेकर आ जाए। बिल्कुल। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय तो
आज हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से, और जो कुर्बानी का गोश्त होता है तिब नबी के मुताबिक उसकी क्या अहमियत है और उसको किस तरीके से जानवर को हलाल करना चाहिए, वो भी हमने पूछ लिया है सर से। नसीब खान क्योंकि वो बकरा लेकर आया है और छोटी सी बड़ी प्यारी सी, मेरा तो दिल आ गया उस पर, इतनी प्यारी है वो। लेकिन अब मेरी अम्मी अबू ने मुझे कहा है भाई तुम्हारी नौकरी लग गई है, पैसे तुम कमा रहे हो, अब तुम अपनी कुर्बानी का गोश्त खुद लोगे, उसका सारा कुर्बानी भी खुद करोगे और फिर बांटोगे भी खुद। मैं तो इससे पहले तो वही करते थे सारा कुछ, अब मैं फंस गया उस चक्कर में। अब मुझे बताएं कि मैंने कितने पार्ट्स किधर देने हैं और कैसे करना है, मुझे नहीं पता। बात यह है कि ये जो मुस्तकिल तकसीम का अमल है, तो इसका मतलब ये कि वालिदैन ने यह चाहा कि आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग करें, और यही वो तरीका है जिससे हम अपनी औलाद को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बिल्कुल, अच्छे अच्छे पीसेस अपने पास मत रखें। दिस इज वेरी गुड। लेकिन जो कुर्बानी का जानवर है उसका जो गोश्त है उसके उसूली तौर पर 3 हिस्से करने चाहिए। 3 हिस्से। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए है, सही। एक हिस्सा गरीब गुरबा के लिए है, वो लोग जिन्हें गोश्त नसीब नहीं होता, सही। और तीसरा हिस्सा अपने लिए है कि आप अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो एक हिस्सा मेरा खानदान माशाल्लाह बहुत बड़ा है। हाँ, तो सबको एक एक बोटी भिजवा दे, ऐसे कर फिर वो ये कहते हैं कि ये हमें भेज दिया और चर्बी ज्यादा हमें दे दी, ये गोश्त खुद रख लिया, ये कमेंट्स आगे से आती हैं। हम नेबर्स को देना चाहिए, हमारे यहाँ तो मोहल्ले में भी आते हैं। जी देखिए, नेबर्स का ताल्लुक तो बहुत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नेबर्स के ईमान का जवाब आपको नहीं देना, लेकिन अगर नेबर आपका भूखा सो जाए तो उसका जवाब आपको देना है। 6 things you didn't know about red meat। चलें जी जल्दी से ये न्यूज़ फीड देखते हैं। नसीब खान आज तो मैं it was red। You didn't know it was red meat। सर्विंग साइज जी, कितना आपको खाना चाहिए हफ्ते में रेड मीट? आम तौर पर अगर आप रोज़ाना गोश्त खा रहे हैं तो 60 ग्राम से ज़्यादा कभी नहीं। अच्छा। और अगर आप रेयर खा रहे हैं तो यस आप इसको 120 ग्राम तक ले जा सकते हैं, आधा पाव तक ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा गोश्त खाना आम तौर पर एक नॉर्मल इंसान के लिए नुकसानदेह है। अगर किसी शख्स ने अपनी आदत बनाई हुई है बकरा रोज़ खाने की तो वो एक अलग बात है, वो एक बिल्कुल एक स्पेशल केस है। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान को इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हेल्दी रेड मीट, अच्छा इसकी कोई निशानी होती है सर कि ये मीट अभी भी अच्छा है, फ्रेश है, साफ़ है, खाने के लायक है, पकाने के लायक है? उसूली तौर पर तो जो गोश्त हमारे पास ताज़ा कटा हुआ रखा है वो तो डेफिनेटली ताज़ा है। अब उसके बाद उससे फ्रीज़ कैसे किया गया है, फ्रीज़ करने के बावजूद भी गोश्त अगर आपको बज़ाहिर ताज़ा नज़र आ रहा है तो साइंस ये कहती है कि उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो चुका है। तो इसलिए गोश्त को से जाके भी लेते हैं उस वक्त, फ्रोज़न के अंदर भी बैक्टीरिया होता है, फ्रोज़न के अंदर तो एक बैक्टीरिया होता है और इसीलिए उसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, कब पता चलता है कि ये रेड मीट ख़राब है या इज़ द वर्स्ट टाइप कि ये वाला तो मीट बिल्कुल नहीं खाने के लायक? इसका रंग बदल जाता है या रंग ज़्यादा गहरा हो जाता है और उसमें से एक मखसूस किस्म की स्मेल आने लगती है। जब वो स्मेल आ जाए तो उसके बाद गोश्त का इस्तेमाल ख़तरनाक है। मैं नुकसानदेह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं नुकसानदेह का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये नुकसानदेह है और उसमें मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन लेट्स हैव अ लुक हियर। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं वो तो हमने डिस्कस की थी थोड़ी सी, विटामिन ए, फैटी एसिड्स, प्रोटीन, मसल बिल्डिंग। बुनियादी तौर पर तो विटामिन ए इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत कम मिकदार में आयरन मौजूद है और क्योंकि प्रोटीन है लिहाजा हमारे जिस्म में रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी तमाम चीज़ों की कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा ज़रूर पूरी करना होता है। तो आयशा को भी यहाँ होना चाहिए था क्योंकि वो खुद भी न्यूट्रिशनिस्ट है तो वो इन चीज़ों को समझ जाती है साथ साथ। अच्छा, एक छोटी सी एक एक्टिविटी है साहब, अगर आप माइंड ना करें तो। जी माइंड में घर में रख के आया हूँ। अरे माशाल्लाह, फिर तो ये पूरा ग्लास पी ले। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, इसका नाम पिच प्लीज है इस एक्टिविटी का, कोई चीज़ है जो मैं इस बास्केट में से निकाल के, हाँ नहीं उसकी ज़रूरत है, ये बेशक सीमान यहाँ पे कर लेते हैं और गुलदान की साइड पे कर दो ये तमाम चीज़ें कि ऑडियंस के आगे मैं ये डब्बा रख दूँ। और आवा साहब ने जाहिर सी बात ये चीज़ देखी नहीं है, उनको नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये चीज़ जो है ऑडियंस के आगे बेचनी है। देखते हैं आज आपकी मार्केटिंग की है ना।
मैंने चीज़ों की तो नहीं की, लेकिन बहरहाल यहाँ ना देखे, पहले नसीब खान को देखे। जी नसीब खान जबरदस्त। नहीं मुझे नहीं मार्केट करना। ठीक है, ये इसके बाद वो चीजें इधर नहीं देखे, इधर देखे तो नजर आ रहे, स्क्रीन पे नजर आ रहे, स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ स्क्रीन पे नजर डाले बगैर नहीं आप आप नहीं ऑफ कोर्स योर ऑनेस्टी। सवाल सबसे पहला तो ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाऊंगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। नहीं मजा आएगा इसमें, कोई हार जीत ही नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। जी पहले तो आप हमारे घर आए हैं और ये चीज़ लेकर आए हैं, तो आप अब मुझे ये चीज़ बेच रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये इसकी ख़ास बात क्या है? पता ही नहीं है क्या है। नहीं मतलब उस चीज़ के बारे में कुछ छोटा सा हिंट अगर मेरे पास हो तो यकीनन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ चले, अब अभी आपको पता नहीं है क्या बेच रहे हैं, लेकिन ये बता सकती हूँ कि कुर्बानी से रिलेटेड है, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये क्यों खरीदूँ मैं? अच्छा, अगर कुर्बानी से रिलेटेड है तो यकीनन ये गोश्त है। ठीक है। और गोश्त की जो मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि ये रान का गोश्त है, मुमकिन है ये दस्ती का गोश्त है, मुमकिन है ये सीने का गोश्त है, ठीक है, मुमकिन है ये मुख्तलिफ बकरे के पार्ट्स हों। तो किसको दे सकती हूँ मैं ये? अगर ये अगली दस्ती का गोश्त है तो फिर आप किसी को भी दे दीजिए, उससे नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक है। अच्छा लेकिन अगर मुझे इसको किसी पे इस्तेमाल करना हो तो गोश्त इस्तेमाल करने का तरीका तो मुझे नहीं आता कोई। ये आप गिफ्ट में किसी को देना चाहें तो किसके लिए सबसे सूटेबल रहेगा? अपने ससुराल में। ससुराल वालों को। पहुंच गए अब पहुंच गए सर, अब पहुंच रहे। और एक बार फिर अगर उनको तरीका बताएं कि ये घर में कितने होने चाहिए और किसको क्या ये एनिवर्सरी पे भी लोगों को दे सकते हैं, बर्थडेज पे? अगर कुर्बानी के हवाले से है तो मेरा अंदाज़ा ये है कि एनिवर्सरी पे शायद नहीं दे सकते। शायद नहीं देना चाहिए आपको कोई बात नहीं, मैंने तो पहले कहा कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में हारने के लिए तैयार हो वो जिंदगी में कभी नहीं जीत थोड़ी हो रही है, तो मसलन मजा। अच्छा इस पे कीमत लगा रहे, डॉक्टर साहब को बोले कि इसकी कोई कीमत लगाए। हाँ मैं कीमत लगाई कितने का बेच रहे हैं आप? और किस हिसाब से होनी चाहिए ना, वो किलो, टन, मतलब छोटा? देखिए ऐसा है कि अगर ये गोश्त है और ये अगर ये बकरे का गोश्त है तो इसे 1100 रुपए किलो होना चाहिए, अगर बहुत अच्छा है। 1100 रुपए किलो होना चाहिए। किलो है, 1 किलो है। दिखा दूं क्या है? भाई देखिए मैं तो अगर की बात कर रहा हूँ। साल वालों को हरगिज़ नहीं देना चाहिए, ये एनिवर्सरी में भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं हार गया, लेकिन है वाकई कुर्बानी से मुताल्लिक, और ये भी मेरा जवाब ठीक था कि एनिवर्सरी पे नहीं देना चाहिए। एनिवर्सरी पे नहीं देना चाहिए। एक और तीसरा जवाब भी मेरा एक बिल्कुल ठीक था, वो ये कि ससुराल भेज देना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ है बस आखिरी, और ये कुर्बानी से रिलेटेड नहीं, ये वाला दे देना। अस्सलाम वालेकुम जी, ये अगर आप बेच रहे हैं आज तो इसकी ख़ास बात क्या है? कुछ ही बना दे, सब मैं क्यों खरीदूँगी? असल में कुछ लोगों को पैसे खर्च करने का शौक होता है, मुझे लग रहा है कि आप भी उन्हीं में से एक है, तो नहीं खरीद लें, वरना कोई वजह नहीं है इसको खरीदने के लिए। आमतौर पर वजह होना ज़रूरी भी नहीं होता, जैसे कि घर में 50 जोड़े होते हैं लेकिन मैडम को ज़रूरत होती है 5 मज़ीद जोड़ों। ठीक है, ये ईद पे किसी को दे सकते हैं, या आप अगर ये किसी को देना चाहें तो आप किसको रेकमेंड करेंगे सबसे ज़्यादा इसको इसकी ज़रूरत है? मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि होस्ट जो है वो इतना लिहाज करती है कि अगर होस्ट को पेश किया जाए तो उसे ले लेना चाहिए। और मैं इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ? इट डिपेंड्स कि आप कहाँ इस्तेमाल करना चाहती हैं। आप चाहें तो किसी और को आगे भी भेज सकती हैं। आई थिंक ये और ये किसी को मतलब कि मतलब कि कहीं क्या इसको इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होगा? हाँ। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये मुझे पता है कि यकीनन कोई फ़ायदे वाली चीज़ है जो आपने छुपा के रखी हुई है। चलिए इसकी आप अब इसकी भी कीमत लगा दें और हिसाब से। हाँ।
वो तो 1100 तो आपने किलो का बड़ा अच्छा लगाया था। इसका भी अब कुछ अंदाजा दे। इसका असल में अभी तक सर पैर कोई नहीं मिला, इसलिए कोई बात नहीं, 500 रुपए। 500 रुपए लाल मिर्चें कहीं भी लगा सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है। मिर्चें 500 रुपए में महंगी हैं। अगर ये मिर्चें पाउडर हो जाएं तो और बहुत महंगी हो जाएंगी, फाइन हो जाएगा ना। ठीक है जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गॉड ब्लेस यू, बहुत दुआएं हमारी तरफ से, आपको ईद भी मुबारक हो, हज मुबारक, ज़िलहज का ये जो तमाम जितने मुसलमान हैं, यू नो हज इज़ अ बिग डील, तो हम सब के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है और आज बहुत बड़ी रात भी है। जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें सर उन तमाम लोगों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं। मेरी दरख्वास्त ये कि यौम अरफा बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा तरीन दिन इसलिए है कि उस दिन एक बाप ने अपनी उस जज्बे को अल्लाह के आगे सरनिगू कर दिया था और अपनी औलाद के गर्दन पर छुरी रख दी थी। इस हवाले से अगर कोई बाप, अगर वालिदैन उस वाक़े को अपने जहन में रख के अपनी औलाद के लिए दुआ करें तो यकीनन वो रब इस हवाले से ज़रूर सुनेगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। ईद मुबारक हमारी तरफ से इन एडवांस ऑलरेडी। वो जितने सारे लोग हैं जो कल ईद मनाएंगे, हम तमाम मुसलमान यू नो दुनिया के हर कोने में, एक तो उसकी एक और खूबी है कि एवरी मुस्लिम इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग दिस डे। तो क्या खूबसूरत सी बात है। बिल्कुल गोश्त को जमा ना करें, बांट दें। जानवर का किस तरीके से ख्याल रखना, उसकी इज़्ज़त करनी, वो मेरे दिल से बहुत करीब, वो हमेशा टॉपिक होता है कि उससे प्यार करें। अब एक के सामने दूसरी की कुर्बानी ना करें, उसको खींचमटानी वीडियोस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, मत करें। उससे थोड़ी सी प्यार करने की कोशिश करें, अपने फैमिली वालों से भी प्यार करने की कोशिश करें, साथ ही साथ गरीबों में जितना गोश्त बांट सकते हैं बांटें, और एक हिस्सा बचा के एक बारबेक्यू भी कर लें। वाई नॉट, सारी चीज़ें जायज़ हैं। और जो लोग हज पे हैं उनको उनका हज बहुत मुबारक हो, मैनी कंग्रेचुलेशंस, और अल्लाह हम सबको ज़िंदगी में एक दफ़ा तो तौफीक करे हज, यकीनन। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंस अगेन वी विल सी यू टुमारो with a special transmission, and Eid Mubarak in advance. See you tomorrow. Allah Hafiz, Khuda Hafiz.